नमस्कार मित्रों, कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग कुछ महत्वपूर्ण मिथकीय पात्रों और पुराने पात्रों को हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उन पर ज़्यादा हमारे पास सामग्री भी शायद उपलब्ध ना हो। लेकिन कुछ एक बातें ऐसी होती हैं जिनकी उपेक्षा की ही नहीं जा सकती। ऐसी ही एक घटना मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमारे देश की मिथकीय सांस्कृतिक प्रणाली, जिसे आप मिस्टिसिज्म भी कह सकते हैं, उसमें एक प्रणाली थी परकाया प्रवेश। परकाया प्रवेश का मतलब आप समझते हैं, इसके नाम से ही स्पष्ट है कि एक आत्मा किसी अन्य शरीर में प्रवेश कर जाए, इसे परकाया प्रवेश का नाम दिया जाता है। और इसकी चर्चा जो है हमारे ग्रंथों में, पुराने ग्रंथों में, प्राचीन आख्यानों में भरपूर रूप से मिलती है। और इसमें विशेष रूप से जब आदि शंकराचार्य की बात आती है तो उस वक्त आदि शंकराचार्य कैसे परकाया प्रवेश करते हैं, ये एक बड़ी दिलचस्प गाथा है। बहरहाल उससे भी दिलचस्प गाथा जो है वो, जिसकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए थी, वो ये था कि आदि शंकराचार्य का मंडन मिश्र, अपने समय के प्रख्यात विद्वान मंडन मिश्र और उनकी पत्नी उभया भारती से जो संवाद था, वो हमारे मिथकीय और हमारे प्राचीन इतिहास भी कह सकते हो आप। जो मिथक हैं वो भी किसी न किसी ऐतिहासिक घटनाक्रम से बाहर आए हैं। उल्लेख तो है उनका, अब उस उल्लेख को हम लोग उसकी उपेक्षा भी नहीं कर सकते। तो वो जो संवाद हुआ था आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र और उनकी पत्नी उभया भारती के मध्य, उसमें कैसे आदि शंकराचार्य को उभया भारती ने अपनी विद्वत्ता से और अपनी तर्क शक्ति से कैसे उनको परास्त किया था, इस बात का उल्लेख मिलता है। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी तकलीफ़देह बात ये होती है कि हम जब भी चर्चा करते हैं, उभया भारती के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं होती। आदि शंकराचार्य जो हैं वही उसी सारे क्रम में, सारे मिथकीय प्रसंग में, प्रकरण में वो हावी रहते हैं और उन्हीं का उल्लेख होता है मुख्य रूप से। तो ये एक मिथक जो है, इसका बाकायदा हमें थोड़ा सा अध्ययन कर लेना चाहिए। ये बड़े वस्तुतः एक अलग किस्म के लोक की कहानियाँ हैं, जिन्हें हम पूरी तरह से अपने खारिज भी नहीं कर सकते। उनको बाहर हाशिए पे धकेलना भी हमारे लिए संभव नहीं है। और यद्यपि बहुत सारे विद्वान ये भी कहते हैं कि आदि शंकर का जो परकाया प्रवेश था वो सारी मनगढ़ंत कहानी है, उसका कोई विशेष प्रमाण जो है नहीं मिलता। लेकिन मंडन मिश्र और उनकी पत्नी उभया भारती से उनका शास्त्रार्थ, उनकी जो बहस, उनकी जो तार्किक क्षमता है, वो ज़रूर उभर कर आई और उसका उल्लेख बाकायदा ग्रंथों में भी मिलता है। और इसी प्रकार से बहुत सारी विचित्र बातें हैं मित्रों हमारे मिथकों में। अगर हम सारे मिथकों को, सारे जो मिस्टिसिज्म है हमारा सारा का सारा, उसको सिर्फ केवल प्रतीकात्मक रूप से भी ले लें तो भी इनका अध्ययन जो है इतना आसान नहीं है। प्रतीकात्मक रूप से लेने का हमें बाकायदा एक उद्देश्य स्पष्ट करना पड़ता है। बहरहाल थोड़ा सा इसको सीमित करते हैं, क्योंकि ये जो वैचारिक तंद्रा है ये छोटी मोटी नहीं है। जल्दी जल्दी इसमें आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। लेकिन परकाया प्रवेश वाली जो एक मिथकीय जो घटना है, ये ज़रूर हमारे प्रागैतिहासिक, पुराने इतिहास, लिखित इतिहास से भी पहले की जो कथाएं हैं उनमें बाकायदा इसका जिक्र होता है। और सबसे पहले नाथ परंपरा के जो आदि गुरु थे उनका भी उल्लेख होता है। आदि गुरुओं में से एक थे गुरु गोरखनाथ के आसपास, गुरु गोरखनाथ से शायद पहले थे। तो मत्स्येंद्रनाथ का परकाया प्रवेश, उसका भी जिक्र हमारे सामने आता है। और इसी प्रकार से कुछ अन्य बातें भी हैं, जैसे महाराज जनक, सीता के पिता, माता सीता के पिता, सम्मान से बात करनी ज़रूरी है। तो उनके पिता महाराज जनक के बारे में ये था कि उनको विदेह कहा जाता था, विदेह राज। अर्थात ये माना जाता था कि ये इनकी कोई देह नहीं है, एक स्वरूप ज़रूर है।
लेकिन स्वरूप के बाद आप ये कहें कि इनके वो जो शारीरिक गतिविधियां वैसे की वैसी हैं, वो चीज़ें शायद उस प्रक्रिया के अनुसार, उस प्रतीक के अनुसार संभव नहीं थी। लेकिन ये सिद्ध करने के लिए कि ये वाकई विदेह हैं या वाकई वस्तुतः इनके एक शरीर में आत्मा विद्यमान है, इस बात की पुष्टि के लिए एक महात्मा ने उनकी काया में भी प्रवेश किया था, सिर्फ ये जानने के लिए कि ये केवल देखने में ही एक महाराजा लगते हैं कि वाकई इनका अस्तित्व एक काया वाला, एक इंसान वाला है भी या नहीं। यदि नहीं है तो फिर उनको विदेह राज क्यों कहा जाता है? यदि नहीं है तो सीता माता की जो उसके पिता होने का जो इनको श्रेय है वो किस रूप में मिला? यद्यपि ये घटना तो यही बताई जाती है कि वदंतियों में कि घड़े से उत्पन्न हुई थी सीता माता, लेकिन वो सारा का सारा जो प्रतीकात्मक उलझाव है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हम कुछ भी किसी निष्कर्ष पर आसानी से नहीं पहुंच सकते। बहरहाल इस बात को यहाँ तक सीमित करते हैं कि उभया भारती ने अपने पति को आदि शंकराचार्य से तर्कशास्त्र में परास्त होते देखकर कुछ एक कर्म संहिता, जो एथिक्स ऑफ कर्मा है, उसके आधार पर कुछ प्रश्न उसने पूछने शुरू किए और आदि शंकराचार्य निरुत्तर हो गए, उनके पास उत्तर नहीं था। वाद विवाद की, तर्कशास्त्र की और उस पारस्परिक जो पांडित्य का जो एक परीक्षा होती है, उसके बीच में एक शर्त भी थी कि यदि शंकराचार्य पराजित होते हैं तर्कशास्त्र में उस संवाद में, तो पराजित होने के बाद उन्हें किसी दूसरी काया में रहना पड़ेगा, उन्हें अपना मुँह छुपा के जीना पड़ेगा। ये एक प्रतीकात्मक कहानी है। और ये भी था कि मंडन मिश्र यदि पराजित होते हैं तो उन्हें अपनी पत्नी का भी त्याग करना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी ढेरों बातें हैं और जिनके बीच में विसंगतियाँ, कंट्राडिक्शंस, ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं। बहरहाल ये ज़रूर है कि उस संवाद में कर्म का महत्व उभया भारती ने जिस ढंग से उसका विवेचन प्रस्तुत किया था वो अद्भुत था। मंडन मिश्र अपनी जगह विद्वत्ता के चरम शिखर पर थे और इसलिए उनको ये लगता था कि शंकराचार्य मुझे तर्कशास्त्र में या मुझे शास्त्रार्थ में हरा नहीं पाएंगे। तो ये जो पराकाष्ठा है तर्कशास्त्र की और शास्त्रार्थ की, ये हमारे प्राचीन इतिहास, प्रागैतिहासिक इतिहास से पहले की जो कथाएं हैं, जो आख्यान हैं, उन सब में हमें इन बातों के दर्शन होते हैं। और एक बात ज़रूर सामने आती है कि कर्म का दर्शन कितना महत्वपूर्ण है। इस महत्व की स्थापना के लिए उभया भारती और मंडन मिश्र के योगदान को भी नकारा नहीं जा सकता। धन्यवाद।